हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। एंड आइए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा जेईई मेन पैटर्न एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। लेट्स जस्ट सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेशन. Okay, so the first question says that a block of mass m is suspended by a light thread from an elevator. The elevator is accelerating upward. This is an elevator. It is accelerating upwards with then uniform acceleration a. The work done by tension on the block during t seconds is what? We have been given the u equals to 0. That means initial velocity is 0. क्वेश्चन में दिया है कि ये एक एलिवेटर यानी कि आप लिफ्ट बोल सकते हैं. लिफ्ट के अंदर एक मास है जो एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, एक थ्रेड के साथ कनेक्टेड है, जिसकी टेंशन है m और t और ब्लॉक का मास है m. a एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है अपवर्ड्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक. इस ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा होगा तो हम जानते हैं कि ये अगर मूव कर रहा है अपवर्ड्स तो यहाँ पर NLM आपने फ्री बॉडी डायग्राम के आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे एंड इट विल गिव अस T माइनस mg विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जो टेंशन है दैट इज अपवर्ड्स, मास जो वेट लग रहा होगा दैट विल बी डाउनवर्ड्स, दैट इज बाय T माइनस mg दैट इज इक्वल्स टू ma. इसी एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है. तो यहाँ से आपकी जो T की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई ma प्लस mg, or you can write it as m into a plus g, right? Since I have to find the work done says that work done, the formula for work done is force into displacement, but यहाँ जो आपका force लग रहा है it is in the form of tension, right? So the work done will be equals to tension into displacement. This tension into displacement. अभी मैं नहीं जानती डिस्प्लेसमेंट क्या है, बट मैं जानती हूँ टेंशन क्या है मेरे पास m into a plus g into displacement s. Now since in the question it has been given that u is equals to 0, u आपको 0 दिया गया है तो आप समझ सकते हैं अगर आपको निकालना है s की वैल्यू, आपके पास एक रिलेशन होता है s equals to ut plus half at square. ये इक्वेशन होती है. यहाँ अगर u टर्म 0 हो गई तो दैट मीन्स दिस टर्म हैज़ बिकम 0. आपके पास जो s की वैल्यू आई वो क्या आ गई हाफ at स्क्वायर, राइट? तो अब आपका वर्क डन कितना हो जाएगा mg इंटू a प्लस जी इंटू एस. नाउ s इज हाफ at स्क्वायर, सो हाफ at स्क्वायर. तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया इट इज कमिंग, दिस इज नॉट g ओवर हियर, दिस इज m इंटू a प्लस जी हाफ at स्क्वायर, half at square. So we are left with the work done equals to this much. Now let's just compare this value from the given option. W equals to m into a plus g, m into a plus g half at square. That means मुझे लगता है यही ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A is this is correct because this is m by 2. लिखने का तरीका थोड़ा अलग है. We are having m by 2 a plus g into at square and that's what is written over here. So that means option A is correct. Now let's move to the next question. This is a question which has been already asked in your JEE Advanced exam. The next question is, a block of mass 50 kg is projected horizontally on a rough horizontal surface. We have been given this mass 50 kg का हमारे पास ब्लॉक है और ये horizontal surface पे horizontally move कर रहा है. The coefficient of friction between the block and the floor is 0.1. मुझे म्यू की वैल्यू दी गई है कितनी 0.1. The block strikes a light spring of stiffness k equals to 100 न्यूटन पर मीटर. ये एक स्प्रिंग दिया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, वो भी 100 न्यूटन पर मीटर. जैसे ही ये ब्लॉक स्ट्राइक करता है स्प्रिंग के साथ with a velocity 2 मीटर पर सेकेंड, the maximum compression of the spring is what? हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम कंप्रेशन. तो कंप्रेशन अगर निकालना है तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर मुझे निकालना है x. ठीक है, मान लेते हैं कि दिस कंप्रेशन इज डिनोटेड एज x. वी हैव बीन गिवन द कोफिशिएंट म्यू इक्वल्स टू 0.1. वेलोसिटी मुझे दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड और क्या दिया गया है k की वैल्यू मुझे दी गई है 100 न्यूटन पर मीटर, राइट? अब क्योंकि मुझे निकालना है यहाँ से क्या
कंप्रेशन। तो कैसे निकालेंगे? देखिए आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन इन एनी ऑब्जेक्ट, वर्क डन अगेंस्ट एनी ऑब्जेक्ट दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है आपका फ्रिक्शन, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू change in kinetic energy. This is nothing but the work energy theorem. So Ki minus Kf. ठीक, अब आप जानते हैं कि वर्क डन की बात आती है तो it is a form of energy and nothing else. So I can write this work done in form of mu into n, force into displacement, and force is mu into n. अगर मैं coefficient of friction की टर्म्स में बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है mu into n, राइट? और वर्क का फॉर्मूला अगर होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपका वर्क डन कितना हुआ? म्यू इनटू एन। अब एन द नॉर्मल रिएक्शन हियर इट विल बी, अच्छा मैं अगर यहाँ बात करूँ तो मुझे लगता है जो मैं वर्क डन की बात यहाँ कर सकती हूँ दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ मैं नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, लेंथ हमें नहीं पता, बट हमें जो पता है वो पता है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मुझे जो ऐसी एक वैल्यू लानी है जिसमें मेरा जो है स्प्रिंग कांस्टेंट यूज होता हो। सो सिंस आई एम हैविंग दिस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल्स टू Ki माइनस Kf, तो यहाँ से आपकी जो म्यू की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, दैट विल बी mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी x. नाउ Ki and Kf. Initially it was at rest position, but when it strikes it has changed its velocity. So this will be half into m into, firstly it should be half kx square minus half mv square, right? तो अब यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? अब इन सब वैल्यू में आपके पास सब कुछ है, आपको मास भी दिया गया है, मास दिया गया है आपको 50 kg, ठीक है? मास आपको पता है, g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो g की आप वैल्यू को यूज कर लीजिए एज अ 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? x आपको निकालना है, म्यू आपको पता है, k आपको पता है, x आपको निकालना है, m पता है, v पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब सारी वैल्यूज आप पुट कीजिए, म्यू इज 0.1 इंटू m विच इज 50 इंटू g विच इज 10 इंटू x. नाउ x बिकॉज मुझे फाइंड आउट करना है, तो हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर. नाउ k इज 100 न्यूटन मीटर, so kx square that will be minus half into m into v square. Now v is square of 2 which is 4, so this is 100. So जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी x will come out to be 1 मीटर. हमें यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर की टर्म है, x की टर्म है, तो आपके पास जो टर्म बन के आएगी वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1 मीटर. तो आइए देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें चेक करना पड़ेगा जो x इक्वल्स टू 1 मीटर आया है दैट इज करेक्ट और नॉट. सो येस, option number A should be the correct answer from the question. And calculation part you have to do by your own. Okay, I'm just telling you the formula, how to apply the formula, what are the steps. You should have to follow the steps. You are going to get the correct answer. यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने लगाया है वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम म्यू mgx हाफ के एक्स स्क्वायर, पहले एक स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर थी, जब आपने उसको प्रेस कर दिया so it has been changed to half mv square, right? So यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर. Now let's just move to the next question. A block of mass m is hung vertically from an elastic thread of force constant mg upon a. Initially the thread was its natural length freely and the block is allowed to fall freely. The kinetic energy of the block when it passes through the equilibrium position should be what? अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है m. ये ब्लॉक है, इसका मास है m और it is hung vertically from an elastic thread of force constant mg upon a. ये लटका हुआ है एक थ्रेड के साथ जिसका फोर्स कांस्टेंट कितना है,
mg upon a. Initially the thread was at its natural length freely and the block is allowed to fall freely. जब इस ब्लॉक को हमने अलाउ किया कि ये नीचे गिर जाए to fall freely, what will happen? The kinetic energy of the block when it passes through the equilibrium position should be what? हमें निकालनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी जब ये क्रॉस हो किससे? इक्विलिब्रियम पोजीशन से. तो कैसे निकाली जाएगी काइनेटिक एनर्जी? देखिएगा, आपको दिया गया है k इक्वल्स टू एम जी अपॉन ए, राइट. अब यहाँ से अगर मैं x नॉट लेती हूँ, x नॉट एक्सटेंशन इज एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. एक्सटेंशन, इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन का मतलब वही समझिएगा, एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. लेट्स जस्ट से दिस इज x नॉट, राइट. अब आपको यहाँ k दिया गया है mg अपॉन a. यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूँ तो दैट विल बी kx, राइट. और k है आपका mg अपॉन a. सो अगर मैं यहाँ से निकालूँ फोर्स, मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी बेसिकली. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे पहले मुझे जो चाहिए फॉर्मूला, वो मुझे चाहिए हाफ mv². ठीक है, v चाहिए. अब v देखिए, हमें यहाँ पर दिया गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात की गई है. तो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट लगा सकती हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो आपकी स्पीड होती है दैट इज़ द मैक्सिमम स्पीड. सो मैं कह सकती हूँ SHM का कॉन्सेप्ट है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन स्पीड विल बी मैक्सिमम. अब मैं स्पीड की बात यहाँ क्यों कर रही हूँ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो मुझे v की वैल्यू चाहिए. अब ये जो फॉर्मूला होता है स्पीड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू a इंटू ओमेगा. a क्या होता है यहाँ पे? दिस इज द एम्पलीट्यूड. और अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन की, या फिर इसको इस तरीके से लिख लीजिए, एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. Let x naught equals to extension at equilibrium position. So this should be the maximum extension. So हमारा जो maximum extension जब x naught है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो a है ये यहाँ पर क्या किसका रोल प्ले कर रहा है? x naught का. तो v की वैल्यू जो हो जाएगी that should be x naught into, अब ओमेगा, ओमेगा आप सभी जानते हैं, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट k अपॉन m. अंडर रूट k अपॉन m, यही वैल्यू होती है. अब आइए देखें, v की जो वैल्यू आ जाएगी दैट शुड बी इक्वल्स टू x नॉट अंडर रूट k. k की वैल्यू है mg अपॉन a. ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कीजिए, mg अपॉन a इंटू m. m से m कैंसिल, आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू x नॉट अंडर रूट g बाय a. ये वैल्यू आई. अब देखिए x नॉट की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ? यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू है और मेरे पास x की वैल्यू है, x नॉट है. फोर्स इक्वल्स टू kx होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स. तो क्योंकि मैं है यहाँ पर जो x है इसको मैं x नॉट से डिनोट करूंगी, तो यहाँ से मेरे x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इंटू a. k की वैल्यू दी गई है mg अपॉन a, दैट विल बी इक्वल्स टू x नॉट. यहाँ से x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? m से m कैंसिल, इट शुड बी इक्वल्स टू, और आई कैन डू वन थिंग, f इक्वल्स टू kx. k is given to be mg upon a and x is equals to x नॉट. मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ से निकालनी है किसकी वैल्यू? x नॉट की वैल्यू, क्योंकि मुझे यहाँ पुट करनी है. तो x नॉट की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो फोर्स इंटू a अपॉन एम जी, ये आ रही है. अब क्योंकि यहाँ मैं फोर्स किस फॉर्म में यूज़ कर सकती हूँ? या तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में मैं बात करूँगी, या मैं बात करूँगी ये जो थ्रेड में हमारा फोर्स लग रहा है.
सो अगर मैं बात करूं फोर्स इक्वल्स टू mg विच इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, सो S नॉट x नॉट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू a, क्योंकि ये जो मैंने फोर्स लगाया है इट इज दैट फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो फोर्स होगा इट इज mg एंड ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी kx। तो ये दोनों जब फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तभी एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होता है। सो मैंने यहाँ वही किया, मैंने क्या किया, kx इक्वल्स टू mg, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अपनाया। k की वैल्यू आपको गिवन है, x को मैंने x नॉट माना है, तो मैंने यहाँ से x नॉट की वैल्यू निकाल ली है, x नॉट की वैल्यू आई है a। तो यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, a इंटू अंडर रूट जी बाई ए। इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू अंडर रूट ए जी। क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट मीन्स ए जी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम ए जी अपॉन 2। एम ए जी अपॉन 2 ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आई है। लेट्स जस्ट वेरीफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, MAG upon 2, that means option number B is the correct option for the given question. All right, now let's just move to the next question. The question number 4, the force required to stretch a spring varies with the distance as shown in the figure. The force required to stretch a spring, it varies with the distance as shown in the figure. If the experiment is performed with the above spring of half the length, then the line OA will be what? Should it shift towards f-axis? Should it shift towards the x-axis? Either f-axis, that means the y-axis, either x-axis, that means the x-axis, or it remains same, or it should become in length. The line OA will become in length. 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, f और x के बीच जब भी ग्राफ प्लॉट होता है तो जो उसका स्लोप होता है वो होता है k। सो सिंस f इक्वल्स टू के एक्स, सो f अपॉन x जो होता है इट इज k, और ये क्या होता है, स्लोप, राइट। तो आप यहाँ अगर देखें तो जो स्लोप है यानी कि जो k है इट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू x, राइट। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि इफ द अबव स्प्रिंग ऑफ हाफ द लेंथ, अब लेंथ हो गई डबल, यहाँ मैं कह रही हूँ ये एक्सटेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ऑल्सो दिस के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब जब लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर लेंथ को मैं डबल कर दूं, इफ क्या बोल रहे हैं, लेंथ इज हाफ, लेंथ इज हाफ, इफ लेंथ इज हाफ देन k should be doubled, then k will be doubled. अब जब ये k डबल हो गया तो मैं क्या यहाँ देख रही हूँ कि स्लोप ही डबल हो गया। अब स्लोप डबल हो गया तो फोर्स जो है दैट विल बिकम ट्वाइस। तो अगर मैं यहाँ से इसे कोरिलेट करना शुरू करूँ तो मेरे पास जो रिलेशन आ रही है कि अगर लेंथ इज डबल्ड तो यहाँ पर स्लोप इज डबल्ड, लेंथ हाफ हो गई तो स्लोप इज 2 टाइम्स। अब जब स्लोप ट्वाइस हो गया तो यानी कि जो एफ एक्सिस है एफ अपॉन एक्स इक्वल्स टू स्लोप, जब स्लोप 2 टाइम्स हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यानी कि आपकी जो लाइन है दैट ओ ए, दिस इज द ओ ए, दिस इज एफ, दिस इज एक्स, तो आपकी लाइन किधर बढ़नी चाहिए, जब फोर्स बढ़ रहा है 2 टाइम्स हो गया है तो ये ओ ए किसकी तरफ बढ़नी चाहिए, फोर्स एक्सिस की तरफ। तो आंसर क्या होगा, दैट ओ ए विल बी इंक्रीजिंग इन दी या टुवर्ड्स दी एफ एक्सिस। तो मेरे पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन शिफ्ट टुवर्ड द एफ एक्सिस, दिस वन इज द करेक्ट। और लॉजिक क्या है वो हमने देख लिया। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, सिंपली आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
A 15 gram ball is shot from a spring gun whose spring has a force constant of 600 न्यूटन पर मीटर। तो सबसे पहले मैं वो वैल्यूज़ लिखूंगी जो मुझे दी गई हैं। 1600 न्यूटन पर मीटर मुझे दिया गया है। 15 ग्राम बॉल मास का दिया गया है 15 ग्राम, और द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर। तो x मैं लिख लेती हूँ यहाँ 5 सेंटीमीटर मुझे दिया गया है। The greatest possible horizontal range of the ball for this compression is what? G की वैल्यू मुझे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। 5 सेंटीमीटर में एक बार सबको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लूँ, अगर 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, 15 ग्राम दैट मीन्स 15 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज, वो भी ग्रेटेस्ट। अब आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये होता है वो हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा जब आपने किसके बारे में, काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट की होगी तो आपने ये रिलेशंस पढ़े होंगे। तो ये जब आपने पढ़ा होगा तब आपने ये भी पढ़ा होगा जब बात हो मैक्सिमम रेंज की तो आपका एंगल होता है 45 डिग्री फॉर मैक्सिमम रेंज, और क्वेश्चन में आपको दिया गया है ग्रेटेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज। सो फॉर ग्रेटेस्ट रेंज बोल लीजिए या मैक्सिमम रेंज, द थीटा इज 45 डिग्री। सो यहाँ से आपके साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यानी आप जो फॉर्मूला बन गया आपका दैट इज r इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये कंप्लीट वैल्यू जो हो गई दैट इज 1 u स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको रेंज की ही वैल्यू निकालनी है, पर निकालेंगे कैसे? अब जब आपको दी गई हो इतना सब कुछ, आपको इतनी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो आपको ये सोचना है कि ये r की वैल्यू निकालने के लिए मैं इन सब का यूज़ कैसे कर सकता हूँ, और ज़रूरी भी नहीं है कि सारी ही वैल्यूज़ यूज़ हों। तो ये वैल्यूज़ यूज़ करने के लिए देखिएगा, मैं एक काम करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी हाफ m की ऊपर भी और हाफ m की नीचे भी। अगर मैं हाफ m की मल्टीप्लाई ऊपर करती हूँ तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो हाफ m u स्क्वायर अपॉन हाफ m g। अब ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन के आया है, इट इज इक्वल्स टू, अगर मैं स्प्रिंग के केस की बात करूं तो इट शुड बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इजंट इट? स्प्रिंग के फोर्स के लिए आपकी जो एनर्जी होगी दैट शुड बी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ एम जी, दैट मीन्स 2 अपॉन एम जी। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास जो फॉर्मूला बचा है के एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। अब इसमें जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू दी गई है 600, x की वैल्यू आपको दी गई है 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर अपॉन m की वैल्यू आपको दी गई है 15 इंटू 10 की पावर 3, g की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, एंड आई थिंक it should be come out to be equals to, the range will be coming out in the, we are given the option 6 meter, 12 meter, 10 meter and 8 meter. So we have to do the calculative part, और आप इसको जब solve करेंगे तो आपकी जो है range की value आ जाएगी। Calculation करना आपका part है, do the calculation and get the answer, but the approach is same. So I think what I should do, I should just tell you the answers so that you can end up with doing the correct calculation. इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 मीटर। सो आप देखेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी कमिंग आउट टू बी 10 मीटर। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, राइट? लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude F equals to ax plus bx square. Where a and b are constants, the work done in stretching the unstretched rubber by L is what? क्या find out करना है? Work done. Work done का formula क्या होता है? Force into displacement.
आप हमेशा जानते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल्स टू वर्क डन। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ डी का, दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। और वर्क डन को आप कैसे लिखते हैं? इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वो भी डिफरेंट पार्ट्स पे। जितने भी आपके पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स जिसमें आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल वर्क डन होता है उन सब का सम। तो अगर मुझे फोर्स की वैल्यू दी गई है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और मुझे लिमिट्स दी गई है कहाँ तक? 0 to L तक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 to L। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा al स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो आपका आंसर जो होगा वर्क डन का वो होगा al स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट स्टिल आपके जेईई एडवांस में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस तरीके भी आप मत सोचिएगा कि इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते। तो आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m इक्वल्स टू 10 raised to the power minus 2 kg is moving in a medium and it experience a frictional force of F equals to minus kv square. Its initial speed is v naught, which is equals to 10 meter per second. If after 10 seconds its energy is 1 by 8 mv naught square, then the value of k will be what? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास है m इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 2 kg। यहाँ लिख लेती हूँ मास की भी वैल्यू 10 की पावर माइनस 2 kg. It is moving in a medium and it experience a frictional force of this quantity. Its initial speed is this much. If after 10 सेकेंड अगर उसकी एनर्जी इतनी हो जाती है तो यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू क्या होगी? ये k की वैल्यू क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। हमें क्या मिला है? हमें ये सब टर्म्स दी गई हैं। मुझे दिया गया है F इक्वल्स टू माइनस के इंटू वी स्क्वायर, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो मास इंटू एक्सेलरेशन मुझे दिया गया है के वी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इट इज इक्वल्स टू माइनस के वी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ, मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है dv अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के dt अपॉन m, ये इक्वेशन बन रही है। अब क्या कीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए बोथ साइड्स का इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिएगा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, we will be having dv upon v square equals to minus k upon m dt। अब इसकी लिमिट्स हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। इनिशियल आपको दी गई थी v नॉट, और ये आपको दी गई है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और ये टाइम 0 से लेके कितने सेकंड का आपको दिया गया है? आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस 1 अपॉन वी। अच्छा, वी नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन वी फ्रॉम 10 टू v, इट इज इक्वल्स टू माइनस के एम अपॉन एम इंटू टी फ्रॉम लिमिट 0 टू 10। तो आपके पास जो वैल्यू आई दैट विल बी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू, ये आपके पास आई। अब आप क्या कर सकते हैं, माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 10 को आप लिख सकते हैं 0.1, इट इज इक्वल्स टू माइनस 10 के अपॉन एम, और ये आपका हो जाएगा 0। तो आपके पास आया माइनस 10 के अपॉन एम। तो यहाँ से आपकी 1 अपॉन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 0.1 एम प्लस
10k/m। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि एनर्जी जो है इट इज़ गिवन टू बी हाफ mv0 जब मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी और जब मुझे ये वैल्यू दी गई है, मैं इससे कंपेयर करूँगी तो फाइनली जो है मेरी k की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे आएगी वो देखिएगा। यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, यहाँ 1/v इक्वल्स टू 0.1 प्लस 10k/m। k की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, अच्छा k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू कितनी दी गई है, 10⁻⁻²। तो यहाँ से आपकी जो है 1/v विल बी इक्वल्स टू 0.1 प्लस 10k इंटू 10⁻²। सो 1/v इज इक्वल्स टू 0.1 प्लस 1000k। तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1/0.1 प्लस 1000k। ये आ गई आपकी v की वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि हमें दिया गया है कि एनर्जी जो है इट इज इक्वल्स टू 1/8 mv0 और यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, दैट मीन्स दिस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर, 1/0.1 प्लस 1000k का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1/8 mv0। अब m से m कैंसिल, हाफ से ये 4 टाइम्स कैंसिल, आपके पास क्या बचा है k और v0 में इक्वेशन निकालना। v0 आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ क्या कीजिएगा, 1/0.1 प्लस 1000k का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू v0 v0 आपको दिया गया है 10 का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू इजीली निकल के आ जाएगी और कैलकुलेशन का पार्ट है, बस कैलकुलेशन आप कीजिएगा, आपकी k की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मीटर। ये होगी आपकी k की वैल्यू। ठीक है, तो आपने देखा हमने शुरुआत कैसे की, हमने फोर्स का फॉर्मूला उठाया, ये फॉर्मूला उठाया और इसको सॉल्व करते करते हमने एक्सीलरेशन निकाला, dv/dt निकाला, उनका इंटीग्रेट किया। फाइनली हमारे पास जो कंपैरिजन के लिए इक्वेशन बची इट वाज दिस, हाफ m v की वैल्यू ये पुट की और इट इज़ इक्वल्स टू 1/8 mv0 v0 की वैल्यू पता थी, पुट कर दी, तो हमारे पास सिर्फ इक्वेशन किस में आ गई, k में, तो k की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A person trying to lose weight by burning fat, it lifts a mass of 10 kg up to a height of 1 meter and वो भी 1000 टाइम्स। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू लूज वेट, वो अपना वेट लूज करना चाहता है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, वेट्स को कैरी कर रहा है। अगर जो बच्चे जिम जाते होंगे उन्हें पता होगा क्या करते हैं, फैट को बर्न करने के लिए हम लोग मास को लिफ्ट करते हैं। तो वो मास कितना है, इट इज़ गिवन टू बी 10 kg और वो भी कितनी हाइट तक हम उसे उठा रहे हैं, हाइट है हमारी 1 मीटर और कितनी बार उठा रहे हैं, 1000 टाइम्स हम उसे उठा रहे हैं। ठीक है, assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated। जब वो मास को नीचे रख रहा है, he lowers the mass, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस हो रही है, then in that case how much fat will be used up in considering that the work done only when the weight is lifted up। ये हमसे पूछ रहे हैं कि जब वेट को लिफ्ट करेंगे सिर्फ उसी टाइम पे हम वर्क डन कंसीडर करेंगे जब वो वेट को लिफ्ट कर रहा है, तो हाउ मच फैट विल ही बर्न अप, उसका कितना फैट बर्न होगा जब वो 10 kg मास को 1 मीटर हाइट तक उठा रहा है। और ये भी हमें दिया गया है कि जो फैट सप्लाई है ये हमें कितनी एनर्जी देती है, of energy per kg which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency। ओके,
तो वो जो आपका फैट बर्न हो रहा है उसकी वजह से जो आपको एनर्जी मिल रही है, आप कितनी एनर्जी लगा रहे हैं फैट को बर्न करने के लिए, और उसका एफिशिएंसी रेट जो है इट इज़ 20%। तो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है कितना फैट बर्न हो रहा है, कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि वर्क डन इन लिफ्टिंग द मास, लिफ्टिंग द वेट बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए, वर्क डन इन फैट बर्न ड्यू टू, दैट विल बी इक्वल्स टू mgh, that will be equals to mgh, and mass is given to be 10 kg, g is given to be 9.8 into h, हाइट आपको दी गई है 1 मीटर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, मास कितना दिया है 10 kg, राइट। सो 10 into 10 98 आ गया, ओके। अब kg में दिया गया है आपको, और वो भी 1000 टाइम्स, तो यहाँ पर मेरा 1000 की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो दैट विल बी 98,000, ये आ गया आपका जूल में वर्क डन। अब यहाँ से जो आपकी पावर डिसिपेट हो रही है, तो ये जो है फैट बर्निंग में कन्वर्ट हो रही है। फैट किससे बर्न हो रहा है आपका, इसी से, जितना आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं। सो द फैट बर्न विल गिव द एनर्जी, या ऐसे लिखिए, एनर्जी ड्यू टू द फैट बर्न कितनी मिल रही है हमें, कितना आपको दिया गया है 3.8 इंटू 10 की पावर 7, इतनी एनर्जी मिल रही है। और हम मान लेते हैं कि हमारा जो अमाउंट है, जो फैट का अमाउंट है, लेट्स जस्ट से द अमाउंट ऑफ फैट इज इक्वल्स टू m, इट इज इक्वल्स टू m। तो कितना मास, कितना एनर्जी मुझे मिलेगा, अमाउंट ऑफ द फैट मल्टीप्लाइड बाय द एनर्जी गिवन मल्टीप्लाइड बाय द एफिशिएंसी रेट जिसमें वो कन्वर्ट हो रहा है, विच इज़ गिवन टू बी 20%। तो ये जो आपका आएगा, यहाँ से अब आप क्या करेंगे, ये जो वर्क डन है किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। तो यानी कि ये दो इक्वेशन को मैं कोरिलेट कर सकती हूँ। तो आपके पास आया mgh, सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 98,000 सॉरी, दैट विल बी इक्वल्स टू 3.8 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 20/100 इंटू m। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप m की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, द अमाउंट ऑफ मास। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ मास की वैल्यू निकालनी है। जब आप यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है इसका जो कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, 9800 अपॉन 3.8 इंटू 10 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 20/100, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका मास। सो आपके पास 3.8 है, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, 2 9 18, तो ये आपके पास आया 49 इंटू 10 की पावर 123 10 की पावर 3 अपॉन 3.8 इंटू 10 की पावर 7। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर रहेगा दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 2.18 इंटू 10 की पावर -8 के करीब ही आंसर आएगा। तो वो आपका कैलकुलेटिव पार्ट है 12 इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, वो भी किसमें, केजी में, ये होगा इसका आंसर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो मैच कर लीजिएगा। चलिए, ये था आपका 12.89 इंटू 10 की पावर -3। आइए एक बार चेक कर लें। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए। A point particle of mass m, it moves with the uniformly rough track. It moves along the uniformly rough track PQR as shown in the figure. The coefficient of friction between the particle and the rough track, it is equals to mu. The particle is released from rest from the point P and it come to rest at a point R. यहाँ पर आया
the energy lost by the ball over the part PQ and QR of the track they are equal to each other. तो मुझे एक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है कि जो एनर्जी लॉस है by the ball over the part PQ and QR they are equal to each other, and no energy is lost when the particle changes direction from PQ to QR. The values of the coefficient of friction and the distance x are respectively what. मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे निकालना है पहले म्यू की वैल्यू और फिर x की वैल्यू रिस्पेक्टिवली, म्यू एंड x की वैल्यू दैट मीन्स QR की वैल्यू, ये मुझे फाइंड आउट करनी है. तो मुझे जो एक क्वेश्चन में दिया गया है कि एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल ओवर पार्ट PQ इज इक्वल्स टू एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल ओवर पार्ट QR, राइट. QR दिया है आपको, हाँ. तो यहाँ पर एनर्जी लॉस्ट पहले PQ के केस में अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, दिस इज PQ. यहाँ पर जो आपका एनर्जी लॉस्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा इनटू PQ, एंड इट शुड बी इक्वल्स टू म्यू mg इनटू QR. यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आप नॉर्मल की वैल्यू देखेंगे दैट शुड बी mg cos थीटा. कॉस थीटा यहाँ से आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा होता है b/h. बेस आपको नहीं पता, h आपको नहीं पता, ओके अभी नहीं पता. तो यहाँ से जो आपका म्यू mg और म्यू mg हो गए कैंसिल, PQ cos थीटा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू QR. अब आपको ना PQ की वैल्यू पता है ना QR की वैल्यू पता है, जस्ट आपके पास एक ये रिलेशन आया है निकल के. अब दूसरी चीज़ देखिएगा, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास मुझे निकालनी है ये QR की वैल्यू. अगर मुझे सबसे पहले PQ की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा इजी. तो कैसे निकालेंगे, मुझे यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं दी है, ओके. यहाँ पर लगा सकते हैं हम हाइपोटेनियस थ्योरम, हम राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा आपको 30 डिग्री दिया गया है, तो कॉस 30 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी √3/2. तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, PQ इंटू √3/2 इक्वल्स टू QR. सो PQ विल बी इक्वल्स टू 2/√3 इंटू QR. यही हुआ. अब क्या कर सकती हूँ मैं, cos 30 आपको दिया गया है √3/2 और cos 30 की वैल्यू होती है b/h, ठीक है. पर मुझे ना बेस चाहिए ना मुझे हाइपोटेनियस मुझे चाहिए, मुझे PQ की वैल्यू चाहिए. तो PQ की वैल्यू क्या से आ जाएगी, PQ है यहाँ पर हाइपोटेनियस, तो मुझे हाइपोटेनियस अगर चाहिए मुझे परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ क्या यूज़ कर सकती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू p/h. साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2 p, यानी कि परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे दी गई है 2 मीटर, तो 2 मीटर 2 मीटर अपॉन h, h यानी कि ये जो है PQ, ये है आपका हाइपोटेनियस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस. तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नहीं पता तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर. यानी कि जो आपकी QR की वैल्यू है, PQ की वैल्यू वो कितनी आ गई, 4 मीटर. तो यहाँ मैं यहाँ लिख सकती हूँ PQ की वैल्यू 4 मीटर है. सो 4 इक्वल्स टू या 4√3 अपॉन 2 इक्वल्स टू QR, और यहाँ से आपकी QR की वैल्यू आ गई है 2√3 मीटर. ठीक है. अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया है बहुत इजी, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू भी पता चल गई है QR की, विच इज इक्वल्स टू √2√3. यही आपको निकालना था क्वेश्चन में, 2√3. और दूसरी चीज आपको निकालनी है म्यू. तो म्यू अब अभी निकालेंगे, हमारे पास आ गई है किसकी वैल्यू, QR की. और जो आपकी 2√3 आई है, QR इक्वल्स टू 2√3, मैं यहाँ लिख रही हूँ ये
2√3। अब √3 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ देखूँ अगर तो आंसर सारे डेसिमल में दिए गए हैं। म्यू की वैल्यू अब देखेंगे हमारी क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आपकी निकल गई है 2√3, उसमें √3 की 1.75 के अराउंड मल्टीप्लाई करेंगे, 1.75 इंटू 2, 3.5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। 0.2 या 0.29, आइए अब देखें हमारे म्यू की वैल्यू कितनी है। म्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ इक्वेशन लगाई कि म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू D1 मैं कंसीडर कर लेती हूँ इस पार्ट को कि ये है D1 और ये जो पार्ट है दिस इज इक्वल्स टू D2, ठीक है। तो मैं यहाँ दोनों में पोटेंशियल एनर्जी और लॉस फाइंड आउट करूंगी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, so it should be equals to mu mg cos theta into D1 minus mu mg into D2। यहाँ जो D1 और D2 है, फर्स्ट इज D1 that means PQ and second is D2 that means QR, और ये जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। सो mgh तो हाइट आपको 2 मीटर दी गई है, mg से mg सारी तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, h आपको दिया गया है 2 मीटर। सो म्यू की वैल्यू आपको क्या दी गई है, निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है। pq की वैल्यू क्या है, pq की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, इट वॉज कमिंग आउट टू बी 4 मीटर आ रही थी। सो म्यू इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस म्यू इंटू QR की वैल्यू कितनी है 2√3। तो यहाँ से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 0.29 अराउंड, क्योंकि 4 म्यू माइनस 2√3 म्यू, और यहाँ से जब म्यू की वैल्यू निकालेंगे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.29। कॉन्सेप्ट आपका यही है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कितना लॉस होगा वो आपका ये है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितनी होगी, इट इज़ ओके। आइए नेक्स्ट 0.29, दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हुआ वो हुआ सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन, क्वेश्चन नंबर 10। A block of mass 2 kg is free to move along the x-axis, ये x-axis है, ये y-axis है, यहाँ force है, यहाँ time है। It is at rest and from t equals to 0 onwards, it is subjected to a time-dependent force in the x direction. The force Ft varies with time as shown in the figure. The kinetic energy of the block after 4.5 seconds should be what? हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि kinetic energy क्या होगी, कितने टाइम के बाद, 4.5 सेकेंड्स के बाद। ओके तो यहाँ देखिए हमेशा जब भी आपका ये काइनेटिक एनर्जी सॉरी फोर्स और जो टाइम के बीच का ग्राफ होता है, इट गिव्स अस द मोमेंटम। सो द एरिया ऑफ Ft ग्राफ इट गिव्स द मोमेंटम, याद रखना इस चीज को, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू P। अब जब इसका एरिया P दे रहा है, P का फॉर्मूला होता है √2me, या आप लिख सकते हैं E इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो क्योंकि ये जो P है दिस इज द एरिया ऑफ Ft ग्राफ, तो एनर्जी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या आ जाएगी, P है एरिया का स्क्वायर अपॉन 2m। m की वैल्यू दी गई है क्या, क्वेश्चन में दी गई है, मास है 2 kg। तो एरिया अगर मैं यहाँ से निकालूं क्या हो जाएगा, यहीं पे देखिए एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि ये नीचे वाली डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे, तो एरिया आपका कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ये हो गया आपका बेस, दैट मीन्स 3 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज 4 न्यूटन. नाउ माइनस अगेन हाफ इनटू ये जो बेस है 4.5 माइनस 3 1.5 इनटू टाइम, सॉरी हाइट. अब हाइट जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है. हमें बेस पता था पर हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है. तो हाइट कैसे निकलेगी यहाँ से, देखिएगा ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट. अगर मैं यहाँ से टेन थीटा लगाऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी. पी है 4 न्यूटन और बी है 3 सेकेंड, 4/3. और यहाँ का जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू पी, दैट मीन्स दिस जो कि हाइट है अपॉन बी, बेस है 4.5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1.5. तो मुझे यहाँ से सिंस मुझे निकालनी है h की वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों टेन थीटा को बराबर रखूंगी, 4/3 इक्वल्स टू h अपॉन 1.5. तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4 इंटू 1.5 अपॉन 3 इंटू 10, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4. हाइट आ गई मेरी 2 मीटर. मीटर नहीं, आई मीन जो ये किस में आएगी, ये न्यूटन में. तो यहाँ पर जो मेरा h की वैल्यू आ गई वो आ गई 2 न्यूटन. तो अब मैं एरिया में क्या करूँगी, इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर पुट कर दीजिए अब, E इज इक्वल्स टू एरिया का स्क्वायर. एरिया है पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस हाफ इंटू 1.5 इंटू क्या था, कितना निकला है 2 अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन 2m, 2 इंटू एम. एम की वैल्यू दी गई है 2 kg. तो यहाँ से जो है आपका एनर्जी निकल के आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि बस आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5.0625 जूल. ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा. तो ये थे आपके 5.0625, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ओके, so these were the 10 questions for the JEE Main pattern from the chapter of work energy power. Okay, so we'll meet again and we'll discuss the question answer round for the JEE advanced question. Till then you keep practicing. Thanks a lot.